मुस्कुड़ गया। सही बच्चे अपना माइक बंद ये रखेंगे। आपने सभी गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। सही बच्चे अपना माइक बंद रखेंगे। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी को। तो हम क्या कर रहे थे, हम क्लास नाइन्थ के लिए मैथ पढ़ रहे थे और जिसके अंदर हम क्षेत्रमिति के कुछ महत्वपूर्ण कंसेप्ट पढ़ रहे थे। तो देखते हैं लास्ट क्लास में हमने कितना कवर कर लिया था। तो लास्ट क्लास के अंदर हमने पढ़ा था एरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंट फिगर्स, यानी कि हमने पढ़ा था सर्वांग आकृतियों का क्षेत्रफल। और हम जानते हैं कि जो सर्वांग आकृतियां होती हैं उनका क्षेत्रफल क्या होता है। आप कहोगे सर उनका क्षेत्रफल होता है बराबर, कि अगर हमारे पास में दो सर्वांग आकृतियां हैं, कुछ भी हो सकता है, दो त्रिभुज हो सकते हैं हमारे पास में, या फिर दो आयत हो सकते हैं, दो वृत्त हो सकते हैं। अगर वो सर्वांग सम है, अगर वो सर्वांग सम है, तो आप क्या कहोगे, आप कहोगे सर उन दोनों का क्षेत्रफल क्या होगा, बराबर होगा। कि मान लेते हैं कि ये त्रिभुज इस त्रिभुज के सर्वांग सम है। अगर ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे के सर्वांग सम है, तो हमें कुछ नहीं सोचना, हमें सिर्फ ये करना है कि अगर ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे के सर्वांग सम है, तो दोनों का जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, चलिए। तो अब हम आगे चलते हैं। आपके सामने एक पर्सन आ गया है, आप सभी बच्चे क्या करें, इसको हल करें। आप सभी बच्चे इसको हल करें और हल करने के बाद में जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। चलिए सभी बच्चे इस प्रश्न को हल करेंगे और हल करने के बाद में जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे। दिया गया है कि यदि त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पी क्यू आर सर्वांग सम है, दो त्रिभुज आपको दिखाए गए हैं, एक है एबीसी और एक है पी क्यू आर। कहा गया है कि दोनों सर्वांग सम है। और आपको बता दिया गया है कि जो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल है वो 40 सेंटीमीटर स्क्वायर है। आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए त्रिभुज पी क्यू आर की ऊंचाई कितनी होगी। हम आपके माइक्स बंद कर दे रहे हैं क्योंकि आप बार बार माइक ओपन कर रहे हो। चलिए सभी बच्चे जल्दी से क्या करेंगे, इसको हल। सभी बच्चे जल्दी से हल करेंगे और हल करने के बाद में जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे। सभी बच्चे जल्दी से हल करेंगे और हल करने के बाद में जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कर देंगे। कि आपसे पूछा जा रहा है कि यदि त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पीक्यूआर का क्षेत्र, कि दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है और एबीसी का क्षेत्रफल 40 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो बताइए त्रिभुज पीक्यूआर की ऊंचाई कितनी होगी। सभी बच्चे जल्दी से हल करेंगे और हल करने के बाद में जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कर देंगे। आपके पास में आखिरी 20 सेकंड है। सभी बच्चे जल्दी से हल करें और हल करने के बाद में जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कर दें। अब आपके पास में आखिरी 10 सेकंड है और अब आप लोगों के पास में आखिरी 5 सेकंड है। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए अब आप लोगों का पोल सेक्शन एंड किया जाता है और अब आप लोगों का चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। तो जिन बच्चों के पास में पोल ऑप्शन नहीं आता है वो जल्दी से जाइए चैट सेक्शन में और अपनी तरफ से सही ऑप्शन भेजिए कि आपकी तरफ से कौन सा ऑप्शन सही है। जिन बच्चों के पास में पोल ऑप्शन नहीं आता है वो जल्दी से जाइए चैट सेक्शन में। ठीक है, बाकी बच्चे भी अपना आंसर भेजिए। चलिए अब सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर। आपको दिया गया था यदि त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पीक्यूआर सर्वांग सम है। अगर दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है, आपको दिया गया है कि जो त्रिभुज एबीसी है और जो त्रिभुज पीक्यूआर है वो दोनों सर्वांग सम है। अभी 1 मिनट में स्टार्ट करेंगे क्लास। जो ये कुछ बच्चे हैं ना, इनको क्लास से बाहर निकालना पड़ेगा। आरती, आपको आगे क्लास के अंदर एंट्री नहीं मिलेगी अब। चलिए देखिए, आपको दिया गया कि त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पीक्यूआर क्या है, सर्वांग सम है। और त्रिभुज एबीसी का जो क्षेत्रफल है वो 40 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो आपने लिखा इसका जो क्षेत्रफल है वो कितना है, 40 सेंटीमीटर स्क्वायर है। और दोनों ही त्रिभुज सर्वांग सम है। तो आप जानते हो कि जब दो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं तो उनके क्षेत्रफल क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। यानी कि आपने कहा अगर त्रिभुज एबीसी त्रिभुज पीक्यूआर के सर्वांग सम है
तो इसका भी क्षेत्रफल कितना हो गया? आपने कहा सर इसका भी क्षेत्रफल हो गया 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपसे पूछा गया है कि बताइए त्रिभुज पी क्यू आर की ऊंचाई कितनी होगी। तो जब आप इसकी ऊंचाई निकालोगे कैसे निकालोगे? कि आपको इसका क्षेत्रफल तो पता है कि इसका क्षेत्रफल 40 सेंटीमीटर स्क्वायर है। आपको इसका आधार भी दिखाई दे रहा है कि इसका आधार कितना है, 10 सेंटीमीटर है। और आपसे इसकी ऊंचाई पी एस के बारे में पूछा गया है। तो जब आप इसको हल करोगे तो आपने क्या करा, आपने इसके अंदर इसका सूत्र लगा दिया कि इसके क्षेत्रफल का सूत्र लगा देते हैं। कि आपने लगा कहा त्रिभुज एबीसी का, सॉरी, कि त्रिभुज पी क्यू आर का जो क्षेत्रफल होगा वो हमें दिया गया है कितना, 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। और आप जानते हो क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 गुणा आधार कितना हो गया क्यू आर, और गुणा ऊंचाई कितनी हो गई पी एस। जब आप सभी के मान भर दोगे, आपने कहा 1/2 तो 1/2 ही रहेगा, गुणा क्यू आर का मान कितना हो गया 10, गुणा पी एस का मान आपसे पूछा गया है। जब आप इसको हल करोगे तो आप कहोगे कि सर पी एस तो इधर ही रहेगा क्योंकि पी एस का मान हमें निकालना है। तो पी एस बराबर कितना हो गया 40, गुणा इधर कितना लिखा हुआ है 10, तो इधर आके कितना हो गया 1/10, गुणा इधर कितना लिखा हुआ है 1/2, तो इधर आके कितना हो गया 2/1। जब आप इसको आगे हल करोगे तो 10 से कट गया 40 कितने बार में, 4 बार में। और 4 गुणा 2 कितना हो गया 8। आपको हो गया सर पी एस यानी कि ऊंचाई का मान कितना हो गया 8 सेंटीमीटर। कितना हो गया इसका मान 8 सेंटीमीटर। अगर आप सभी को समझ में आ गया है तो एक बार जल्दी से वाई टाइप करना। और अगर किसी बच्चे को नहीं समझ में आया तो वो एन टाइप करे जल्दी से। सभी को समझ में आ गया है कि जो इसका मान होगा वो कितना होगा, वो होगा 8 सेंटीमीटर। चलिए अब आगे चलते हैं। देखिए अब सभी बच्चे कॉपी के अंदर हेडिंग डालेंगे। सूरज कुमार आपको, सुनील कुमार आपको भी क्लास से बाहर निकाला जा रहा है। क्योंकि आपको भी पता होगी क्लास से बाहर क्यों निकाला जा रहा है। क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं जो डिस्टर्ब कर रहे होते हैं क्लास के अंदर। तो सुनील कुमार को क्लास से बाहर निकाला जा रहा है और इनको भी अब एंट्री नहीं मिलेगी क्लास के अंदर। चलिए, तो अब से बच्चे कॉपी के अंदर हेडिंग लिखेंगे कि आज हम पढ़ेंगे सॉलिड फिगर्स, यानी कि हम पढ़ेंगे 3D शेप्स के बारे में, यानी कि त्रिविमीय आकृतियों के बारे में। आपने जब आपको जब क्षेत्रमिति पढ़ाना स्टार्ट किया था तब आपको इंट्रोडक्शन दिया गया था कि क्षेत्रमिति के अंदर हम 2D और 3D फिगर्स के बारे में जानते हैं। तो अभी तक हमने जितनी भी फिगर्स पढ़ी थी वो सभी 2D थी, यानी कि वो दो व्यू में आकृति थी। उनके अंदर लंबाई होती थी और उनके अंदर चौड़ाई होती थी। आज हम किसके बारे में बात करेंगे, आज हम त्रिविमीय आकृतियों के बारे में सीखेंगे जिनके अंदर तीन विमाएं होती हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो हम कहेंगे त्रिविमीय आकृति कौन सी होती है, कि वह सभी आकृति जिनकी तीन विमाएं होती है, जिनकी तीन विमाएं होती है, जैसे कि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। तो वो सभी आकृति क्या कहलाती है, आपकी त्रिविमीय आकृति कहलाती है। ठीक है, जैसे कि आपके पास में कुछ एग्जाम्पल्स हैं, अगर आप देखोगे तो पहले ही आपको एक बक्सा दिखाया गया है। अगर इस बक्से को देखा जाए अच्छे से तो आप कहोगे कि इसके अंदर कितनी विमाएं हैं। आपने कहा सर इस बक्से की कुछ तो लंबाई है, कुछ इस बक्से की चौड़ाई है, और कुछ इस बक्से की क्या है, ऊंचाई है। यानी कि जिस कमरे के अंदर आप बैठे हुए हो तो उस कमरे की कुछ लंबाई रही होगी, उस कमरे की कुछ चौड़ाई रही होगी, और उस कमरे की कुछ ऊंचाई भी रही होगी। यानी कि इस कमरे के अंदर भी कितनी विमाएं हैं, तीन विमाएं। तो वो सभी आकृति जिनके अंदर तीन विमाएं होती हैं, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, वो आपकी क्या कहलाती है, त्रिविमीय आकृति कहलाती है, यानी कि वो आपकी 3D शेप्स कहलाती है। इनके अलावा कुछ और एग्जाम्पल आप देखोगे कि कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण है आपके पास में त्रिविमीय आकृतियों के, 3D शेप्स के। महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि आपके सिलेबस में आप इन सब चीजों के बारे में अच्छे से पढ़ोगे। जैसे कि यहाँ पर आपको एक घनाभ दिखाया गया है। पहली आकृति के अंदर क्या दिखाया गया, आपको एक घनाभ दिखाया गया है, और इस घनाभ की कुछ लंबाई है। आप कहोगे सर इस घनाभ की कुछ चौड़ाई भी है, और इस घनाभ की क्या है, कुछ ऊंचाई भी है। यानी कि इसके अंदर तीन विमाएं हैं, कि इसकी कुछ लंबाई है, इसकी कुछ चौड़ाई है, और इसकी कुछ ऊंचाई है। तो आप कहोगे तीन विमाएं हैं, तो ये हमारे पास में क्या है, एक 3D शेप है। इसी तरीके से यहाँ पर आपको घन दिखाया गया है। इसकी कुछ लंबाई है, इसकी भी कुछ चौड़ाई है, और इसकी भी क्या है, कुछ ऊंचाई है। यानी कि आप भी कह दोगे सर इसके अंदर भी तीन विमाएं हैं, कि लंबाई भी है, चौड़ाई भी है और ऊंचाई भी है। ये भी क्या है, एक 3D शेप है। अगर अब हम देखें इस बेलन के बारे में, यानी कि अगर हम इस सिलेंडर को देखें, तो अब हमें लग रहा है कि इसके अंदर से लंबाई और चौड़ाई की तो बात नहीं की जा रही। बस हमें क्या दिखाई दे रही है, सर इसकी ऊंचाई दिखाई दे रही है, कि कुछ और ऊंचा भी हो सकता है, ये छोटा भी हो सकता है। यानी कि सिर्फ हमें इसकी ऊंचाई दिखाई दे रही है, हमें इसकी लंबाई और चौड़ाई नहीं दिखाई दे रही। तो अगर हम इस बेलन को देखें तो हमें क्या दिखाई दे रहा है, सिर्फ इसकी ऊंचाई दिखाई दे रही है, लंबाई और चौड़ाई नहीं दिखाई दे रही। तो आप ऐसे भी कह सकते हो कि सर 3D आकृति जो होती है हमारे पास में, जो 3D शेप्स होती है, वो वाली फिगर भी 3D शेप्स होती है जिनका आयतन होता है। आयतन का मतलब है कि आप उनके अंदर कुछ चीजें रख सकते हो। जैसे कि आप इसके अंदर क्या कर सकते हो, पानी भर सकते हो, हवा भर सकते हो। यानी कि इसके पास में अपना कुछ आयतन है, इसके अंदर चीजों को भरा जा सकता है। तो जिन चीजों के अंदर चीजों को भरा जा सकता है वो भी क्या कहलाती है, आपकी 3D शेप कहलाती है।
इसी तरीके से आप यहाँ शंकु देख रहे हो, कोन, यानी कि जो आपकी बर्थडे कैप होती है, ये भी क्या कहलाती है आपकी, 3D शेप कहलाती है। क्योंकि आपको कि सर इसकी ऊंचाई तो हमें दिख रही है, ये कुछ ऊंची तो है, लेकिन फिर सब हमें इसकी लंबाई और चौड़ाई नहीं दिख रही। तो अभी आपको बताया था 3D शेप्स, यानी कि आप ऐसे भी याद कर सकते हो, त्रिविमीय आकृति वो वाली आकृति होती है जिनका कुछ आयतन होता है, यानी कि उनके अंदर चीजों को भरा जा सकता है, हवा या पानी या कोई और चीजें। तो आप इसके अंदर भी चीजों को क्या कर सकते हो, भर के रख सकते हो। तो ये भी क्या कहलाएगी, आपकी एक 3D शेप कहलाएगी। अगर आपको इतना समझ में आ गया है कि जो 3D शेप्स होती हैं, तो जल्दी से एक बार वाई टाइप करो कि हाँ सर हमें 3D शेप समझ में आ गया है। और अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो वो एन टाइप करके भेजिए कि हाँ सर हमें यहाँ पर कुछ डाउट है। देखिए 3D शेप्स क्या होती है हमारे पास में, जिनकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई होती है वो 3D शेप कहलाती है। अब कुछ आकृतियां हमें ऐसी दिखाई देती है जिनकी हमें लंबाई चौड़ाई नहीं दिखाई दे रही, तो क्या वो 3D शेप नहीं है? हाँ वो 3D शेप है, क्योंकि उनके पास में आयतन है, उनके अंदर कुछ चीजों को भरा जा सकता है। तो वो भी क्या कहलाएंगे, आपकी 3D शेप्स कहलाएंगी। चलिए अब चलते हैं आगे। जैसे कि यहाँ पर आप देखते हो हमेशा कि आपकी जो किताब होती है, आप कुछ एग्जाम्पल याद भी रख लेना। जैसे कि जो आपकी किताब है, ये भी कैसी है, एक 3D शेप है। जो आपकी कॉपी और किताब की शेप होती है वो भी कैसी होती है, 3D। क्योंकि किताब की कुछ लंबाई होती है, किताब की कुछ चौड़ाई होती है, और किताब की कुछ क्या होती है हमारे पास में, मोटाई भी होती है। ये रही। तो जब आप इस किताब को इस तरीके से बना लोगे, तो आप कुछ इस तरीके से देखोगे कि इसके अंदर पेजेस लगे होते हैं। तो ये कुछ मोटी किताब बनी होती है, तो ये क्या कहलाती है, यानी कि भी एक त्रिविमीय आकृति होती है, यानी कि इसके अंदर भी 3D शेप होती है, लंबाई होती है, चौड़ाई होती है, और इसकी मोटाई होती है, ऊंचाई जिसे हम कहते हैं। इसी तरीके से पासा जो खेलने वाला क्यूब आता है, बाल्टी के अंदर आप पानी भर सकते हो या कुछ भी और सामान भर सकते हो, यानी कि इसका आयतन है, तो हम कह सकते हैं कि ये क्या है, हमारे पास में एक 3D शेप है, त्रिविमीय आकृति है। अब यहाँ पर एक फुटबॉल है। अच्छा, अब हम फुटबॉल को और गोले के बारे में थोड़ा सा सीख लेते हैं कि ये तो एक गोला है जो साइकिल का पहिया होता है, या हाथ में पहनने वाला कड़ा या चूड़ी होती है। ये कहलाता है हमारे पास में वृत्त। क्या कहलाता है, वृत्त, जिसको हम सर्कल बोलते हैं। और ये हमारे पास में गोला, जिसे हम स्फेयर बोलते हैं। अब देखो जो गोला है, जिसे हम स्फेयर बोलते हैं, ये आपका 3D होता है। क्यों? जैसे कि आपकी फुटबॉल, आपकी वॉलीबॉल, आपकी कोक्सो की बॉल, इनके अंदर आप हवा भर सकते हो, हवा भरी होती है पहले से ही। आप इनके अंदर इंजेक्शन से पानी भी भर सकते हो, यानी कि इनका कुछ आयतन है। लेकिन पर जो आपके हाथ में कड़ा होता है, इसका कोई आयतन नहीं होता। तो ये हमारे पास में होता है 2D शेप, यानी कि जो वृत्त होती है, जो सर्कल होता है, ये 2D शेप होती है। और जो हमारे पास में गोला होता है, स्फीयर होता है, वो कहता है हमारे पास में 3D शेप होता है। यानी कि जो आपकी फुटबॉल वगैरह होती है, सब क्या है, 3D शेप है। अगर आप सभी को इतना समझ में आ गया है, तो जल्दी से वाइट टाइप करें कि हाँ सर हमें इतना समझ में आ गया है कि जो हमारा गोला होता है स्फीयर, और जो हमारा वृत्त होता है सर्कल, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। कि हमारा गोला तो होता है 3D, और जो हमारा वृत्त होता है वो होता है 2D। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। देखिए आप लोगों के सामने एक प्रश्न आ गया है स्क्रीन पर, आप सभी लोग इसको हल करें, प्रश्न नंबर 30 को, जिसमें आपसे पूछा गया है कि बताइए निम्न में से कौन सी एक त्रिविमीय आकृति है। आप सभी बच्चे इसको हल करें और बताइए इसका आंसर पोल सेक्शन में जल्दी से वोट करें। हमने कर दिया आप लोगों का चैट सेक्शन बंद, और आप सभी बच्चे जल्दी से जाइए पोल सेक्शन में कि प्रश्न नंबर 30 आप जल्दी से हल कीजिए, और पोल सेक्शन के अंदर वोट कर दीजिए कि इसका कौन सा ऑप्शन सही है। पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग शेप इज अ थ्री डायमेंशनल शेप, कि इनमें से कौन सी आकृति है जो कि एक त्रिविमीय आकृति है, जिसकी तीन विमाएं हैं। तो सभी बच्चे इसको जल्दी से हल कीजिए और पोल सेक्शन के अंदर जल्दी से वोट कीजिए। बहुत ही आसान सवाल है, इसलिए आप लोगों के पास में 20 सेकंड है कि सभी बच्चे इसको जल्दी से हल करें और जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। चलिए सभी बच्चे इसको जल्दी से हल करेंगे और जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कर देंगे। अब आप लोगों के पास में आखिरी 10 सेकंड है। अब आप लोगों के पास में आखिरी 10 सेकंड है, और अब आप लोगों के पास में आखिरी 5 सेकंड है। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए आपका पोल सेक्शन एंड कर दिया गया है। और अब सभी बच्चे जल्दी से जाइए चैट सेक्शन में, जिनके पास में पोल ऑप्शन नहीं आता है वो जल्दी से जाइए चैट सेक्शन में, और अपनी तरफ से सही ऑप्शन भेजिए कि आपकी तरफ से कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, सागर का आंसर आ गया, बाकी बच्चे पोल सेक्शन के अंदर अपना आंसर भेज सकते हैं जल्दी से। चलिए अब सभी चीज सामने देखेंगे स्क्रीन पर। आपसे पूछा गया है, इसमें भी बच्चों ने थोड़ी सी गड़बड़ कर दी है। देखिए आपसे पूछा गया था कि बताइए इनमें से कौन सी आकृति एक त्रिविमीय आकृति है, यानी कि जिसके अंदर तीन विमाएं हैं। अगर आप पहले ऑप्शन को देखो, ए ऑप्शन को, तो आप कहोगे सर इसके अंदर लंबाई है, ये रही, इसके अंदर चौड़ाई है, ये रही।
हमें इसकी तीसरी विमा तो दिख ही नहीं रही ऊंचाई। अब आप ये थोड़ी नहीं कहोगे सर इसके अंदर ये वाली विमा भी है और ये वाली विमा भी है। ऐसा तो जिसके अंदर 5 भुजाएं होंगी उसके अंदर 5 विमाएं हो जाएंगी, नहीं। आप कहोगे ये एक 2D शेप है, क्योंकि इसके अंदर क्या एक लंबाई है और एक चौड़ाई है, तो आप कहोगे ये 2 विमे यानी कि 2D शेप है। इसी तरीके से आपने इसको तो पढ़ा हुआ है, जानते हैं आप, इसे समांतर चतुर्भुज जैसा दिख रहा है, और ये चतुर्भुज जैसा दिख रहा है, तो ये तो क्या हो गया हमारे पास में 2D शेप हो गया, क्योंकि इसके अंदर भी एक लंबाई है और इसके अंदर भी क्या एक चौड़ाई है। तो आप कह दोगे सर ये वाली विमा भी कितनी होगी, ये वाली आकृति भी होगी हमारे पास में 2D शेप। और आप जानते हो त्रिभुज तो हमारे पास में 2D शेप ही होता है। अगर आप बात करें डी ऑप्शन की, तो आपने कहा सर इसके पास में एक लंबाई है, एक चौड़ाई है, और देखो सर एक तीसरी विमा भी है जो ऊपर की तरफ जा रही है, ऊंचाई, यानी कि इसकी कुछ मोटाई भी है। तो आप कहोगे जो डी ऑप्शन है वो आपका सही आंसर है, कि जो त्रिविमीय आकृति है वो हमारी कौन सा ऑप्शन है, वो हमारा डी ऑप्शन है। अगर इतना आपको समझ में आ गया कि डी ऑप्शन इसका सही है, कि हमारे पास में त्रिविमीय आकृति क्या है, ऑप्शन नंबर डी है, तो आप सभी बच्चे जल्दी से कमेंट सेक्शन में वाई टाइप करके बताइए कि हाँ आपको समझ में आ गया है, क्योंकि कुछ बच्चों ने इसमें भी गड़बड़ की थी, उन्होंने बी को आंसर दिया है। ठीक है। और जो रमेश नायक नाइन के नाम से बच्चा है क्लास में, उसको समझ में आ गया है ना, कि जो हमारे पास में त्रिभुज होता है, यानी कि जो हमारे पास में त्रिभुज होते हैं और जितने भी हमारे पास में चतुर्भुज होते हैं, सभी के सभी क्या होते हैं हमारे पास में 2D शेप होती है। जब आपने त्रिभुज और चतुर्भुज पढ़ा था जब भी, तो आपको बताया गया था कि 2D शेप होती है। चलिए अब आगे चलते हैं। तो अब आप सभी बच्चे कॉपी के अंदर जल्दी से हेडिंग डालेंगे कि आज हम पढ़ेंगे घनाभ के बारे में, क्यूबॉइड यानी कि घनाभ के बारे में। तो सभी बच्चे कॉपी के अंदर जल्दी से हेडिंग डालेंगे कि आज हम पढ़ेंगे किसके बारे में, घनाभ के बारे में। ठीक है, घनाभ को इंग्लिश में बोलते हैं क्यूबॉइड। और उसके भी किस चीज के बारे में पढ़ेंगे, फेसिस, जिनको हम हिंदी में बोलते हैं फलक, एजिस, जिन्हें हम हिंदी में बोलते हैं किनारे, और वर्टेक्स, जिन्हें हम हिंदी में बोलते हैं शीर्ष। ठीक है, तो उससे बच्चे कॉपी के अंदर हेडिंग लगा लेंगे जल्दी से, घनाभ। अब आप देखिए घनाभ क्या होता है, यानी कि सबसे पहले तो घनाभ एक ऐसी त्रिविमीय आकृति होती है जिसके 6 आयतकार फलक होते हैं। अब इतना तो आपको पता लग गया कि घनाभ क्या होती है, एक हमारे पास में त्रिविमीय आकृति यानी कि एक 3D शेप है। लेकिन पर आपको लग रहा होगा कि सर ये क्या लिखा हुआ है, 6 आयतकार फलक होते हैं। तो हम ये चीज आपको समझा देते हैं इसका मतलब क्या है। देखिए, सबसे पहले तो आप एक घनाभ को बनाना सीखिए कि घनाभ को बनाते कैसे हैं। यानी कि घनाभ को बनाने के लिए आपने सबसे पहले एक आयत बनाया। सबसे पहले क्या किया आपने, एक आयत बनाया घनाभ को बनाने के लिए। फिर आपने ये रहा, सबसे पहले आपने बना लिया इसके अंदर एक आयत। ठीक है। फिर आपने एक दूसरा आयत बनाया, जो हम अभी नीले रंग से बना दे रहे हैं। यानी कि एक घनाभ को बनाने के लिए आपने कितने आयत बनाए, 2 आयत बनाए। और आयत कुछ इस तरीके से बनाए जो एक दूसरे के पार्ट में क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा इंटरसेक्ट कर रहे हैं। और फिर आपने उनके कोने को इस तरीके से जोड़ दिया। तो ये जो आकृति आपकी बनकर तैयार हुई है, ये क्या बनकर तैयार हुआ है आपका, घनाभ। क्या बनकर तैयार हो गया है आपका, घनाभ। कि घनाभ को बनाने के लिए आपने सबसे पहले एक आयत बनाया जो लाल रंग का बना हुआ है। फिर आपने दूसरा आयत बनाया जो नीले रंग का बना हुआ है, और फिर आपने उसके कोनों को जोड़ दिया। तो ये आकृति आपके पास में घनाभ बनी। अब घनाभ को आप ऐसे समझ सकते हो, अब आप घनाभ को ऐसे समझ सकते हो कि जिस कमरे के अंदर आप बैठे हो वो एक घनाभाकार ही कमरा होता है। ठीक है। अब आप देखो जिस कमरे में आप बैठे हो, तो आप थोड़ा सा उसके समझ सकते हो कि अगर आप इधर बैठे हुए हो, समझने की कोशिश करना, तो आपकी आंखों के सामने एक दीवार होगी, और इस दीवार पर कुछ पुताई हो रखी होगी किसी रंग की। यानी कि आपने कहा ये इसकी एक दीवार है जिसके ऊपर कुछ पुताई हो रखी है, तो ये इसका एक फेस है। ये क्या है, इसका एक फेस है, इसको हम फलक कहते हैं। इसी तरीके से आपके कमर के पीछे क्या होगी, एक दीवार होगी जिसपे कुछ पुताई हो रखी होगी। ये क्या है, दूसरा फलक है, यानी कि दूसरा फेस है कमरे का। ठीक है। इसी तरीके से आपके उल्टे हाथ की तरफ एक दीवार होगी जिसके ऊपर कुछ पुताई हो रखी होगी। ये क्या है, ये भी एक फेस है, ये भी एक फलक है। और जो आपके सीधे हाथ की तरफ होगी, यानी कि एक उल्टे हाथ की तरफ और एक सीधे हाथ की तरफ दीवार होगी। यानी कि आपको कमरे के अंदर 4 दीवारें दिखाई दे रही होंगी जिनके ऊपर पुताई हो रखी होगी। ये चारों ही इसके क्या कहलाएंगे, फेस कहलाएंगे, यानी कि फलक कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, फेस यानी कि फलक कहलाएंगे। आपने कहा सर ठीक है 4 दीवारें तो हमें समझ में आ गई, लेकिन पर अभी तो पीछे लिखा हुआ था कि एक घनाभ के अंदर 6 आयतकार फलक होते हैं। देखिए, आपने कहा था सर इसके अंदर कितने होते हैं, ये लिखा हुआ कि इसके अंदर 6 आयतकार फलक होते हैं। तो हमें 4 तो दिखाई दे गया कि सर चारों दीवार को हम फलक कहते हैं। तो 2 और कहाँ है हमारे पास में, तो 2 आपको इस तरीके से दिखाई देंगे कि जो फर्श है आपके कमरे का, जो फर्श है आपके कमरे का, वो भी एक फलक है, वो भी एक फेस है। और जो आपके कमरे की छत है, जो आपके कमरे की क्या है, छत जहाँ पर पंखा लगा होता है, वो भी क्या है आपका एक फेस यानी कि फलक है। तो आपको 6 यानी कि 4 दीवारें
जिनके ऊपर पुताई हो रखी है, एक फरस और एक छत। यानी कि आपको 6 फलक दिखाई देंगे होंगे, 6 फेस दिखाई देंगे होंगे। और वो कैसे दिख रहे होंगे आपको? आयतकार। अगर आपके कमरे में कुछ ऐसा है कि कुछ लंबाई है, लंबाई और चौड़ाई अलग है और ऊंचाई उसकी अलग है, तो आपको ये सभी के सभी फेसेस कैसे दिखाई दे रहे होंगे? सभी के सभी फलक आयतकार दिखाई दे रहे होंगे। तो आपने कह दिया कि जो हमारे पास में एक घनाभ आकृति होती है, उसके अंदर 6 आयतकार फलक होते हैं। अब आप समझ गए होंगे फलक क्या होते हैं। यानी कि फलक होते हैं हमारे पास में फेसेस, जैसे कि दीवार, फरस और छत। ठीक है। तो इतना अगर आपको समझ में आ गया तो जल्दी से वाइट टाइप करें कि हाँ सर हमें समझ में आ गया है कि फलक किसको कहते हैं और कितने फलक होते हैं हमारे पास में घनाभ के अंदर। 6 फलक होते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं। देखिए, फलक के बाद अगर बात करें, तो जहां पर भी दो फलक आपस में मिलते हैं, देखिए एक डेफिनेशन लिखी हुई है। ये तो पहला पॉइंट आपने पढ़ लिया। अब दूसरा पॉइंट, कि दो फलक आपस में एक रेखाखंड पर मिलते हैं। दो फलक आपस में एक रेखाखंड पर मिलते हैं, जिसे किनारा एज कहा जाता है। अब इसको भी समझ लीजिए ये क्या चीज है। देखिए, अगर आप अपने कमरे के अंदर बैठे हुए हो, तो आपने कहा सर देखो ये मेरे कमरे का फर्श है जहां पर मैं बैठा हुआ हूँ। यानी कि लाल कलर का मैंने बनाया है सिर्फ फर्श, जहां पर हम बैठे हुए हैं। ठीक है, ये हो गया फर्श। अगर आप देख पा रहे हो इस फर्श पे, तो आपके इस फर्श से 4 दीवारें बनकर जा रही होंगी, बनकर जा रही होंगी। आपने कहा सर एक दीवार तो इसकी यहां पर बन रही होगी इस तरीके से ऊपर की तरफ। तो देखो, एक तो ये फलक था हमारे पास में, ये भी तो एक फलक था, और ये भी एक फलक था। तो जहां पर भी दो फलक आपस में मिलते हैं, तो जहां पर भी दो फलक आपस में मिलते हैं, तो वो क्या कहलाती है? आपकी एक एज कहलाती है, किनारा कहलाती है। क्या कहलाता है वो आपका? एज, यानी कि वो आपका किनारा कहलाता है। जहां पर भी आपके दो फलक आपस में मिलते हैं, जहां पर भी दो फेसेस आपके आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, आपस में मिलते हैं दो फलक, वहां पर आपका एक किनारा बन जाता है, एज बन जाता है। तो आप देख पाओगे कि जिस कमरे के अंदर आप बैठे हो, इस कमरे को अगर हम बना दें एक घनाभाकार कमरा, कि देखिए एक ये रहा हमारे पास में आयत। इस कमरे को बनाने के लिए हमने एक और आयत बनाया। तो हमने इसके अंदर कितने किनारे बनाए हैं? आप अगर देख पा रहे हो कि ये एक आयत था, ये दूसरा आयत है, तो इसके अंदर कितने कितने किनारे हैं? आप कहोगे सर 4 तो हमारे पास में लाल रंग की दीवारें हैं। आपने कहा सर 4 तो हमारे पास में लाल रंग की दीवारें हैं, जो ये दिख रही है हमें आयत की। और 4 हमारे पास में नीले रंग की हैं, जो हमें दिख रही है इस वाले आयत की। और सर 4 है हमारे पास में काले रंग की, ये वाली जो जुड़ी हुई है। तो आपने इस घनाभ को बनाने के लिए, आपने इस घनाभ को बनाने के लिए कितनी लाइनें बनाई है? आप कहोगे सर हमने 4 लाइनें बनाई है काले रंग की, 4 बनाई है नीले रंग की, और 4 बनाई है लाल रंग की, यानी कि 12 लाइनें हो गई है टोटल। और इन्हीं 12 लाइन्स को हम क्या बोलते हैं? 12। कि एक घनाभ के अंदर क्या होते हैं? 12 किनारे होते हैं। एक घनाभ के अंदर क्या होते हैं? 12 किनारे होते हैं। और किनारों को इंग्लिश में बोलते हैं हम एजिस। यानी कि 12 एजिस होते हैं एक घनाभ के अंदर। ठीक है, अगर आपको इतना समझ में आ गया है कि एक घनाभ के अंदर 12 किनारे, यानी कि 12 एजिस होते हैं, तो आप एक बार जल्दी से कमेंट सेक्शन में वाइट टाइप कीजिए कि हाँ सर समझ में आ गया कि 12 किनारे होते हैं। और आपने अभी बताया था 6 फलक होते हैं। हमें याद भी करना है कि 6 फेसिस होते हैं और 12 हमारे पास में एजिस होते हैं। ठीक है। चलिए, अगर इतना समझ में आ गया तो हम एक चीज और देखेंगे अभी। सॉरी, एक सेकंड रुकना बच्चे, आपकी स्क्रीन चली गई है। परेशान मत होना, स्क्रीन जस्ट अभी आने वाली है, एक सेकंड रुकना। इतना आप रिवाइज कर लो कि जिस कमरे के अंदर आप बैठे हो, इस कमरे के अंदर कितने फलक हैं? आप कहोगे सर 6 फलक हैं। और इस कमरे के अंदर हमारे पास में कितने फेसिस वो है? हमारे पास में कितने किनारे हैं? आप कहोगे 12 किनारे हैं। ठीक है, एक सेकंड में सिर्फ स्क्रीन आने वाली है अभी, सिर्फ एक सेकंड और रुकिए। अब आप हमें बताना कि जस्ट स्क्रीन शेयर होने वाली है कि हुई है कि नहीं हुई है अभी। जस्ट एक सेकंड बच्चे, बताइए स्क्रीन शेयर हो गई ना आप लोगों को? सभी को एक बार वाई टाइप कर दीजिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है, स्क्रीन आ गई है, वेरी गुड। चलिए, अब कोई भी बच्चा टाइप नहीं करेगा, अब सामने देखिए एक बार स्क्रीन पर, जल्दी से सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर। देखिए, हमें इतना पता लग गया है कि सर एक हमारे पास में जो भी हमारे पास में एक घनाभ होता है, इसके अंदर फेसेस कितने होते हैं, फलक कितने होते हैं? आप कहोगे सर 6 फलक होते हैं। ठीक है, एजिस कितने होते हैं? आप कहोगे सर इसके अंदर 12 किनारे होते हैं। इसके अंदर कुछ वर्टेक्स, जिसको हम शीर्ष बोलते हैं, वो भी लिखा हुआ है कि 3 किनारे एक बिंदु पर मिलते हैं, जिन्हें हम शीर्ष यानी कि वर्टेक्स कहते हैं। अब आप देखो कि ये वर्टेक्स यानी कि शीर्ष क्या होते हैं। आपके घर के अंदर जो कोने होते हैं, जैसे कि आप देखोगे
कि आप जिस कमरे में बैठे हो आपको चार कोने तो ऊपर दिखाई दे रहे होंगे छत पर, यानी कि छत के ऊपर चार कोने तो आपको यहां दिखाई दे रहे होंगे, एक, दो, तीन, चार। और चार ही कोने आपको नीचे दिखाई दे रहे होंगे फर्श पर, एक, दो, तीन, चार। यानी कि जहां पर आप बैट बॉल लाकर खड़ा कर देते हो कोने के अंदर खेल कर आते हो, तो वही चार कोने आपके फर्श के ऊपर है, और वैसे ही चार कोने आपको छत के ऊपर दिखाई दे रहे होंगे। इन्हीं कोनों को हम बोलते हैं शीर्ष। इन्हीं कोनों को क्या बोलते हैं हम? शीर्ष। यानी कि इनको बोलते हैं वर्टेक्स। कितने होते हैं हमारे पास में? चार तो होते हैं सर हमारे पास में छत पर, और चार होते हैं हमारे फर्श पर। कितने हो गए टोटल? 8। यानी कि हमें एक घनाभ के अंदर 12 किनारे होते हैं, ये हमें याद कर लेना है। एक घनाभ के अंदर 6 फलक होते हैं, और एक घनाभ के अंदर 8 शीर्ष होते हैं, जिनको इंग्लिश में वर्टेक्स या फिर कोने भी बोलते हैं हम इसको हिंदी में। ठीक है। अगर इतना आप सभी को समझ में आ गया तो एक बार जल्दी से वाइट टाइप करो कि हाँ सर हमें याद हो गया है कि घनाभ के अंदर 12 किनारे होते हैं, 6 फलक होते हैं, और 8 शीर्ष यानी कि कोने होते हैं। चलिए, अब हमने कर दिया आप लोगों का चैट सेक्शन बंद, और अब आपके सामने आ गया एक पर्सन स्क्रीन पर कि आप सभी लोग क्या करें, इसको हल करें। और हल करने के बाद में आप सभी लोग क्या करें, इसको पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। देखिए, आपको एक प्रश्न नंबर 31 दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन के ऊपर, जिसमें आपसे पूछा गया है कि बताइए एक घनाभ के अंदर कितने शीर्ष होते हैं। जिसमें आपसे पूछा गया है कि बताइए एक घनाभ के अंदर कितने शीर्ष होते हैं, कितने वर्टेक्स होते हैं। तो जस्ट अभी आपको सारे नंबर याद कराए गए थे कि एक घनाभ के अंदर कितने शीर्ष होते हैं, यानी कि कितने वर्टेक्स होते हैं, कितने कोने होते हैं। तो आप अपनी तरफ से सही ऑप्शन को देखिए। 20 सेकंड का टाइम आप लोगों के पास में, जल्दी से क्या कीजिए, चैट सेक्शन के अंदर जल्दी से वोट कीजिए। सॉरी, पोल सेक्शन के अंदर जल्दी से वोट कीजिए। सिर्फ 20 ही सेकंड का टाइम है आप लोगों के पास में। चलिए, सभी बच्चे जल्दी से इसको क्या करेंगे, पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे। चलिए, अब आप लोगों के पास में आखिरी 10 सेकंड है। सभी बच्चे जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कर दीजिए। आप लोगों के पास में आखिरी 10 सेकंड है। और अब आप लोगों के पास में आखिरी 5 सेकंड है। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए, अब आप लोगों का पोल सेक्शन एंड किया जाता है, और अब आप लोगों का चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। तो जिन बच्चों के पास में पोल ऑप्शन नहीं आता है वो जल्दी से जाइए चैट सेक्शन में, और अपनी तरफ से सही ऑप्शन भेजिए कि आपकी तरफ से कौन सा ऑप्शन सही है। जिन बच्चों के पास में पोल ऑप्शन नहीं आता है, ठीक है, बाकी बच्चे भेजिए अपनी तरफ से। चलिए, अब सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर। अब सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर। देखो, कुछ बच्चों ने तो, सभी बच्चे सामने देखिए, अभी आपको जस्ट अभी याद कराया था कि जो एक घनाभ होता है इसके अंदर सर कितने शीर्ष होते हैं? शीर्ष होते हैं कोने। चार कोने तो आपके छत के ऊपर होते हैं, एक, दो, तीन, चार। और चार कोने होते हैं फर्श पर, एक, दो, तीन, चार। तो कितने हो गए टोटल? 8। आप कहोगे सर चार होते हैं छत पर और चार होते हैं कोने हमारे कहाँ पर? फर्श पर, और ये हो गए 8। कितना हो गया? इसका आंसर हो गया 8, कि इसके अंदर 8 शीर्ष होते हैं, 8 वर्टेक्स होते हैं। अब कुछ बच्चे 9 लगा रहे, पता नहीं उन्होंने क्यों लगाया है, और कुछ बच्चे 6 लगा रहे, पता नहीं उन्होंने क्या लगाया है। भाई आपसे फलक नहीं पूछे गए, अगर आप डी ऑप्शन बता रहे थे तो 6 फलक होते हैं, उसके अंदर 6 क्या होते हैं? फलक होते हैं। ठीक है। तो इस नंबर को याद कर लो कि 8 हमारे पास में शीर्ष होते हैं, 12 हमारे पास में किनारे होते हैं, और 6 हमारे पास में फलक होते हैं। तो सभी बच्चे इतना सा याद कर लो, क्योंकि आपसे पूछा जाता है आपके पेपर के अंदर। ठीक है। चलिए, अगर तो सभी को समझ में आ गया तो अब हम लोग आगे चलते हैं। और आपके सामने एक और प्रश्न आ गया है, आप इसको जल्दी से हल करें, और हल करने के बाद में जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें, क्योंकि हमने कर दिया आप लोगों का चैट सेक्शन बंद। तो सभी बच्चे इस प्रश्न को जल्दी से पढ़िए, और जल्दी से क्या कीजिए, पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। दिए गए घनाभ में हरा रंग से क्या दर्शाया गया है, यानी कि जो आपको आकृति दिखाई दी स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, पूछा गया है ये जो घनाभ है इसके अंदर आप हरे रंग से जो चीज देख पा रहे हो वो चीज क्या है? वो उसका फलक है, वो उसके किनारे हैं, वो उसके शीर्ष है, या फिर वो उसके बिंदु है। तो प्रश्न नंबर 32 आप सभी लोग जल्दी से हल करें, और हल करने के बाद में जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। सॉरी, आपको 32 दिखाई नहीं दे रहा होगा, एक सेकंड रुकिए। अ, चलिए, अब बच्चे, सभी बच्चे कहाँ जाएंगे? पोल सेक्शन के अंदर जाएंगे, और अब आपको 32 नंबर दिखाई दे रहा होगा, जल्दी से आप उसके अंदर पोल के अंदर वोट कीजिए।
जब आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा पर्सन नंबर 32 का पोल, अब आपको दिखाई दे रहा होगा, तो आप सभी बच्चे जल्दी से जाइए पोल सेक्शन के अंदर और अपनी तरफ से सही आंसर भेजिए कि आपकी तरफ से कौन सा ऑप्शन सही है। पर्सन नंबर 32 दिया गया है कि आपसे पूछा गया है कि बताइए दिए गए घनाभ में हरे रंग से क्या चीज दर्शाई गई है। तो सभी बच्चे जल्दी से क्या करें, जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर जाइए और अपनी तरफ से सही आंसर भेजिए कि आपकी तरफ से कौन सा ऑप्शन सही है। जल्दी से सही बच्चे पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे, आप लोगों के पास में आखिरी 20 सेकंड है। चलिए हमने आप लोगों का चैट सेक्शन भी ऑन कर दिया है, जल्दी से सभी बच्चे। ठीक है, चैट सेक्शन में तो आंसर आने लगे हैं, पोल सेक्शन के अंदर कोई वोट ही नहीं कर रहा है। चलिए अब सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर, अब सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर। देखिए आपको दिया गया है कि बताइए दिए गए घनाभ में, हाँ पोल काम नहीं कर रहा था, कोई बात नहीं बच्चे, हमने देखा था। हाँ कोई बात नहीं रोहित, बंटी, क्योंकि इस बार पोल काम नहीं कर रहा था। देखिए हम भी काफी देर से इंतजार कर रहे थे कि किसी का आंसर नहीं आ पाया है। कोई बात नहीं, इस बार सभी ने आंसर कर दिया है। चैट सेक्शन के अंदर पूछा गया है कि दिए गए घनाभ में हरे रंग से क्या चीज दर्शाई गई है। तो सभी का आंसर ठीक है, इसमें किसी का कोई गलत नहीं है, सिर्फ एक अशोक शर्मा के नाम से बच्चे ने गलत कर दिया है। देखिए आपको हरे रंग से क्या चीज दर्शाई गई है, आप अगर हरे रंग को देख पा रहे हो तो हरे रंग देखो आपने क्या करा, एक ये लकीर ही तो बनाई है हरे रंग से, एक ये रही, एक लकीर ये रही, एक लकीर ये रही और एक लकीर ये रही, यानी कि आपको जो लकीर है यानी कि जिनको आप किनारे बोलते हो सिर्फ वही तो हरे रंग से बने हुए दिखाई दे रहे हैं। और आप जानते हो कि इनको किनारे बोलते हैं क्योंकि जब हमने आपको एक घनाभ बनाना सिखाया था तो हमने कहा था कि जब आप घनाभ को बनाते हो तो हमने आपको आयत बनाकर दिखाई थे जिनकी चारों भुजाएं हमने अलग अलग रंग से ली थी, एक बार लाल, एक बार हमने नीली और एक बार हमने काले रंग से ली थी। तो ये जो आपको हरे रंग की चीजें दिखाई दे रही है वो क्या है, यानी कि वो क्या है हमारे पास में, आप कहोगे सर वो ऑप्शन नंबर बी किनारे एजिस है। ठीक है, तो जो बच्चा अशोक के नाम से ज्वाइन किए क्लास को, अशोक शर्मा के नाम से, वो एक बार जल्दी से वाइट टाइप करे कि हाँ उनको समझ में आ गया कि क्या है हमारे पास में, ये किनारे एजिस है। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं और सभी बच्चे अब कॉपी के अंदर हेडिंग डालेंगे कि जैसे अभी हमने घनाभ पढ़ा था, कि जैसे अभी हमने घनाभ पढ़ा था कि घनाभ के अंदर कुछ लंबाई होती है, कुछ उसकी चौड़ाई होती है और कुछ उसकी ऊंचाई होती है। यही तो होता है घनाभ के बारे में कि भाई घनाभ के अंदर आपने आयत बनाया इस तरीके से, तो उसकी कुछ लंबाई थी, कुछ चौड़ाई थी और उसकी कुछ ऊंचाई भी थी। तो अब हम पढ़ेंगे क्यूब के बारे में। क्यूब जो होता है यानी कि जो घन होता है वो बिल्कुल घनाभ के जैसा ही होता है, जो घन होता है वो बिल्कुल घनाभ के जैसा ही होता है। घन और घनाभ में यहीं पर अंतर समझ लो क्या होता है। देखो घनाभ के अंदर तो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई सब अलग अलग होती है, और घन के अंदर क्या होता है कि उसकी लंबाई, उसकी चौड़ाई और उसकी ऊंचाई सभी चीजें बराबर हो जाती है। क्या हो जाती है, सभी चीजें बराबर हो जाती है, तो उसको घन कहते हैं। जैसे कि आप जिस कमरे में बैठे हो, अगर इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों चीज बराबर कर दी जाए तो जो कमरा बनेगा वो कैसा बन जाएगा, वो घन का कमरा बन जाएगा, वो फिर घनाभ नहीं रहेगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं इसके बारे में, सारी चीजें पढ़ लेते हैं। यानी कि घनाभ एक ऐसी आकृति होती है जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्या होती है, बराबर होती है। जैसे कि आप देख भी पा रहे हो कि ये क्या है हमारे पास में, इसकी लंबाई, ये क्या है इसकी चौड़ाई और ये क्या है इसकी गहराई या ऊंचाई, ये तीनों ही चीजें क्या है, बराबर है। यानी कि जो घन, जो हमारे पास में घन होता है वो घनाभ ही होता है। घनाभ की तो सभी भुजाएं अलग अलग होती है, लेकिन पर इसकी तीनों भुजाएं, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई सभी आपस में क्या हो जाती है, बराबर हो जाती है, तो वो घन बन जाता है। ठीक है, अब आप जानते ही हो कि जब घन और घनाभ में कोई अंतर ही नहीं है तो आप कह दोगे कि सर इसके अंदर फेसेस कितने होते हैं, आप कह दोगे सर इसके अंदर 6 फेसेस होते हैं। इसके अंदर कितनी एजिस होती है, आप कह दोगे सर इसके अंदर 12 किनारे होते हैं। और आप कह दोगे सर इसके अंदर कितने सीट्स, कितने वर्टेक्स होते हैं, 8 सीट्स यानी कि 8 वर्टेक्स होते हैं। तो जैसे कि हमारा जो पासा होता है लूडो खेलने वाला, आप देखोगे तो उसकी लंबाई, चौड़ाई और जो मोटाई होती है वो बराबर होती है पासे की। तो उसी तरीके जो कमरे अगर बना दिए जाए जिनकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई बराबर हो जाए तो वो क्या कहलाएगा, हमारा घन कहलाएगा। ठीक है, अगर इतनी चीज समझ में आ गई है, जल्दी से एक बार वाई टाइप करो कि हाँ सर हमें समझ में आ गया है। सभी बच्चे जल्दी से एक बार वाई टाइप करें। ठीक है, वेरी गुड। अच्छा हम आपको बनाना भी सिखा देते हैं कि इसको बनाते कैसे हैं। देखो घनाभ को बनाते वक्त, घनाभ
को बनाते वक्त आपने क्या करा था, आपने आयत लिया था, यानी कि आयत बनाए थे। लेकिन पर जब हम लोग घन को बनाएंगे तो हम लोग आयत को नहीं लेंगे, किसको लेंगे हम लोग लेंगे वर्ग को, यानी कि स्क्वायर को। ठीक है, अब हम स्क्वायर बनाते हैं। अब क्या करते हैं, हम सबसे पहले स्क्वायर बनाते हैं। देखिए पहले हमने एक ये बनाया, एक वर्ग यानी कि एक स्क्वायर बनाया। फिर हमने बिल्कुल इसी के जैसा, इसी के नाप का क्या बनाया, हमने एक दूसरा नीले रंग से एक और वर्ग बनाया। ठीक है, और इसी वर्ग के कोनों को हमने वैसे जोड़ दिया जैसे कि हम अभी तक घनाभ बनाते वक्त जोड़ रहे थे, कि आपने काला रंग लिया और सभी के किनारों को जोड़ दिया। तो अब जो ये आकृति बनकर तैयार हुई है, ये आकृति क्या कहलाएगी आपकी, घन कहलाएगी। क्या कहलाएगी आकृति आपकी, घन कहलाएगी। क्योंकि इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई सभी क्या है, आपस में बराबर है। सभी क्या है, आपस में बराबर है। ठीक है, अब चलते हैं आगे। देखिए आप लोगों के सामने एक और प्रश्न आ गया है, तो आप सभी लोग इसको हल करें। और हल करने के बाद में आप इसको पोल सेक्शन के अंदर वोट करना। हमने आपका कर दिया चैट सेक्शन बंद। और देखो पोल नंबर में ये क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 33 के नाम से। ठीक है, एक सेकंड रुकना, सिर्फ आने वाला है पर्सन, सिर्फ एक सेकंड। चलिए, आ, अब देखिए, अब आपके पास में आ गया होगा। इस बार सभी बच्चे पोल सेक्शन के अंदर आंसर करें, अब पोल आपके पास में आ गया होगा। तो पर्सन नंबर 33 के नाम से पोल आ गया होगा, कि आपसे पूछा गया है कि बताइए एक घन के अंदर कितने किनारे होते हैं। प्रश्न नंबर 33। ठीक है, बच्चों के आंसर भी आने लगे हैं। आपसे किनारे पूछे गए हैं, यानी कि आपसे एजिस के बारे में पूछा गया है। सभी बच्चे इसको हल करें जल्दी से, और हल करने के बाद में जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। बहुत ही आसान प्रश्न है, इसलिए आप लोगों के पास में 20 ही सेकंड है, कि सभी बच्चे इसको 20 सेकंड में हल करें, और हल करने के बाद में जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। चलिए, अब आप लोगों के पास में आखिरी 10 सेकंड है। बच्चे आप किनारे और सीड्स में कंफ्यूज हो जा रहे हो। जो किनारे होते हैं वो एजिस होती हैं, यानी कि वो लाइनें होती हैं, और जो सीड्स होते हैं वो कोने होते हैं। तो सभी बच्चे इसको अच्छे से पढ़ने के बाद, अब आपके पास में 5 सेकंड है। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए, अब आप लोगों का पोल सेक्शन किया जाता है एंड, और अब आप लोगों का चैट सेक्शन किया जाता है ऑन। तो जिन बच्चों के पास में पोल ऑप्शन नहीं आता है, वो जल्दी से जाइए चैट सेक्शन में और अपनी तरफ से सही आंसर भेजिए, कि आपकी तरफ से कौन सा आंसर सही है। ऋषभ सिंह के नाम से एक बच्चा है, उसको क्लास से बाहर निकाला जा रहा है, क्योंकि इतना तो नहीं होगा कि वो बार बार अपने अंगूठे दबाए जाएं। और ऋषभ सिंह, अब आपको क्लास के अंदर एंट्री नहीं मिलेगी। ठीक है, चलिए, आज काफी सारे बच्चों को क्लास से बाहर निकाला गया है, और अब ऋषभ को भी क्लास के अंदर एंट्री नहीं मिलेगी। चलिए, अब सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर। अब कोई भी बच्चा चैट सेक्शन में टाइप नहीं करेगा। देखिए, एक पूछा गया कि एक घन के अंदर बताइए कितने किनारे होते हैं, यानी कि कितने एजेस होते हैं। तो आप जानते हो कि घन हो या फिर घनाभ हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। दोनों के अंदर जो एजिस होंगे, जो किनारे होंगे, वो कितने होंगे, 12 होंगे। अब आप देखो बच्चे कहाँ कंफ्यूज हो जा रहे हैं, यानी कि वो किनारे और वो शीर्ष में कंफ्यूज हो जा रहे हैं। ठीक है, तो शीर्ष कितने होते हैं बच्चे, शीर्ष होते हैं 8। शीर्ष कितने होते हैं, 8। चाहे वो घन हो, चाहे वो घनाभ हो। ठीक है, शीर्ष होते हैं 8। ठीक है, तो इसका सही आंसर कितना हो गया, अब आपको समझ में आ गया होगा इसका सही आंसर कौन सा हो गया। यानी कि इसका सही आंसर हो गया हमारे पास में, कि सर इसमें किनारे पूछे गए हैं, तो सी ऑप्शन इसका सही है, कि किनारे कितने होते हैं, 12। ठीक है, चलिए, और घन हो चाहे घनाभ हो, फलक कितने होते हैं, आप ये भी चीज सीख लीजिए। घन हो या घनाभ हो, फलक होते हैं हमारे पास में 6। ठीक है, चलिए, तो ये 12 हो गए, सभी को समझ में आ गया है। चलिए, अब आप लोगों के पास में प्रश्न नंबर 34 है। आप सभी बच्चे इसको जल्दी से हल करें, और हल करने के बाद में जल्दी से क्या करें, पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। अब आप लोगों का चैट सेक्शन कर दिया गया है बंद, और आप लोगों के सामने प्रश्न नंबर 34 आ गया पोल सेक्शन के अंदर। सभी बच्चे इसको जल्दी से हल करें, और हल करने के बाद में जल्दी से क्या करें, वो पोल सेक्शन के अंदर वोट करें, कि यदि घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई सब बराबर हो जाए, तो बताइए वो क्या कहलाएगा। सभी बच्चे इस प्रश्न को जल्दी से हल करें। आप लोगों के पास में सिर्फ 20 ही सेकंड का टाइम है।
अब आप लोगों के पास में आखिरी 10 सेकंड है कि सही बच्चे इसको जल्दी से हल करें और हल करने के बाद में जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। और अब आप लोगों के पास में आखिरी 5 सेकंड है। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए अब आप लोगों का पोल सेक्शन किया जाता है एंड। और अब आप लोगों का चैट सेक्शन किया जाता है ऑन। तो बताइए जल्दी से सही ऑप्शन कौन सा है चैट सेक्शन में जिन बच्चों के पास में पोल ऑप्शन नहीं आता है। ठीक है। मनोज, सागर, राहुल, सूरज, राहुल कुमार, अजय। ठीक है। अजय आप क्या टाइप कर रहे हो बच्चे? आप एक ही बार टाइप करो, वरना तो आपको भी क्लास से बाहर निकाला जाएगा और फिर आपको भी एंट्री नहीं मिलेगी बाकी बच्चों की तरह। देखिए, आपको दिया गया है कि यदि किसी घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई बराबर हो जाए तो घनाभ क्या कहलाएगा? आपका घन कहलाएगा। क्योंकि अभी आपको बताया गया था, क्योंकि ये तो सब चीजें आपने अभी पढ़ी भी नहीं है तो इनके बारे में आपको पता भी नहीं है, आपने सिर्फ किसके बारे में पढ़ा है? क्यूब। और आप इसको याद भी कर लो कि अगर एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई बराबर हो जाती है तो आपका क्या कहलाता है? वो आपका घन कहलाता है। अगर इतना सही बच्चों को समझ में आ गया तो एक बार जल्दी से वाई टाइप करो, फिर हम लोग आगे चलते हैं जल्दी से फिर। चलिए, अब सभी बच्चे अपनी कॉपी के अंदर हेडिंग डालेंगे जल्दी से। सिलेंडर, यानी कि अब हम थोड़ा सा सीखेंगे बेलन के बारे में। ठीक है। अभी सिर्फ हम आकृतियों के बारे में सीख रहे हैं, फिर हम इन आकृतियों का क्या सीखेंगे? फिर हम इन आकृतियों का वर्ग पृष्ठ क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन के बारे में भी सीखेंगे। पहले हम आकृतियों को सीख लेते हैं, उनके बाद हम इनका क्या पढ़ेंगे? क्षेत्रफल और आयतन के बारे में सीखेंगे। तो सभी बच्चे कॉपी के अंदर क्या करेंगे? कॉपी के अंदर जल्दी से हेडिंग डालेंगे कि अब हम पढ़ेंगे सिलेंडर यानी कि बेलन के बारे में। चलिए, देखिए क्या होता है हमारे पास में। यानी कि बेलन एक ऐसी ठोस आकृति होती है जो कि दो वृत्त और एक वर्क एवं एक वर्क आयत से मिलकर बनी होती है। इसके दो सिरे समान त्रिज्या वाले वृत्त होते हैं एवं पार्श्व पृष्ठ वर्क आयत होता है। तो आप कहोगे सर इसमें तो बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं पर समझ में नहीं आया क्या क्या लिखा हुआ है। तो आप सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि आपके बेलन के लिए बताया गया है कि बेलन में क्या क्या चीजें होती है। फिर हम इसको समझते हैं डायग्राम के थ्रू। देखिए, जो हमारे पास में बेलन होता है, हम आपको यहाँ पर एक बना के दिखाते हैं। सबसे पहले तो आप ये देखिए कि ये बेलन बनता कैसे है। देखिए, सबसे पहले बेलन बनाने के लिए आपको क्या चीज चाहिए? आपने कहा हमारे पास में दो इस तरीके की लाइन दिखाई देती है हमें, ये सीधी लाइन होती है। ठीक है। यानी कि सबसे पहले आपने क्या किया? आपको ये दो लाइनें दिखाई दे रही है। उसके बाद में क्या होता है कि उसमें एक वृत्त तो ऊपर होता है, एक वृत्त तो ऊपर होता है और एक व्रत होता है हमारे पास में नीचे। जैसे कि आप अगर रसोई में जो गिलास रखा होता है पानी पीने के लिए, या फिर जो हमारे पास में कप होता है, या फिर जो गिलास रखा होता है, अगर उसकी ऊपर से लेकर नीचे तक की, अगर उसकी चौड़ाई क्या बराबर है, अगर वो बीच में पतला नहीं हो रहा है, अगर वो ऊपर से लेकर नीचे तक सभी सेम आकार का है, तो आप कहोगे वो क्या कहलाएगी? आप क्या करती? वो आपकी कहलाएगी बेलनाकार आकृति। वो क्या है? आपका बेलन है। ठीक है। यानी कि ऊपर देखो, जिसमें आप पानी पीते हो तो वो एक गोला होता है ना ऊपर से बिल्कुल गोल, जिसमें कप में आप चाय पीते हो या पानी पीते हो वो ऊपर से बिल्कुल गोल होता है। इसी तरीके से उसका जो नीचे वाला हिस्सा होता है वो भी क्या होता है? गोल होता है। तो ये वाली आकृति क्या कहलाती है? आपकी बेलन वाली आकृति कहलाती है। अब ये बनती कैसे है आप देखो। आपने कहा आपके पास में दो वृत्त होने चाहिए। क्या होने चाहिए? दो वृत्त होने चाहिए, दो सर्कल होने चाहिए, और दोनों ही सर्कल एक जैसे समान होने चाहिए। दोनों की त्रिज्या क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। ठीक है। और देखो आपको यहाँ पर एक आयत दिखाई दे रहा है। ठीक है। जब आयत को आप रोल कर दोगे, जैसे कि आप मार्केट जाते हो बाजार चार्ट पेपर लेने के लिए, जब आप चार्ट पेपर लेने के लिए जाते हो तो आपको दुकानदार कैसे देता है? वो लपेट के देता है ना, सिलेंडर सा बना करके इस तरीके से रोल करके दे देता है आपको। तो जो रोल करके आपको दिया जाता है, उसी तरीके का क्या क्या है, अपने आयत को, अपने कॉपी के पेज को भी आप उसको इस तरीके से सिलेंडर, यानी कि उसको क्या कर सकते हो? कैलेंडर की तरफ मोड़ के, कैलेंडर की तरफ मोड़ के आप उसको शेप दे सकते हो, एक बेलनाकार। कैसे दे सकते हो? बेलनाकार शेप दे सकते हो, बेलनाकार आकार दे सकते हो। तो ये जो आकृति बनती है जिसके ऊपर एक वृत्त होता है, एक नीचे वृत्त होता है, और बीच में क्या होता है? इस तरीके का वो बन के दिखाई देता है। तो ये वाली जो आकृति होती है वो आपकी क्या कहलाती है? आकृति, ये आकृति आपकी कहलाती है बेलनाकार आकृति। ठीक है। ये बेलनाकार आकृति कहलाती है। अगर इतना आप सभी को समझ में आ गया तो एक बार जल्दी से वाई टाइप करो कि हाँ सर हमें समझ में आ गया कि बेलनाकार आकृति कैसी होती है। कि जो दुकानदार हमें चार्ट पेपर देता है, वो जो लपेट के रखा जाता है,
जैसा कि खाना पैक करने के लिए आप जो सिल्वर फॉइल लेकर आते हो खाना पैक करने वाली, वो भी कुछ इसी तरीके से आपको मिलती है। अगर आप ब्राउन पेपर लेकर आते हो दुकानदार से, जो कॉपियों के ऊपर लगाया जाता है, तो वो भी आपको कैसा मिलता है, रोल की शेप में मिलता है। ठीक है, तो ये सारी आकृति क्या कहलाती है, आपकी बेलनाकार आकृति कहलाती है। अब देखो, यही तो सारा का सारा बेलनाकार आकृति की वो लिखी हुई है जो डेफिनेशन आपने पढ़ी थी। ऋषभ, आपको इस बार तो एंट्री दे दी है क्लास के अंदर, लेकिन पर आगे से अगर हरकतें अपनी नहीं सुधारोगे तो आपको आगे से क्लास के अंदर कभी एंट्री नहीं मिलेगी। जितने भी बच्चे हैं, अगर कोई भी बच्चा क्लास के अंदर बदतमीजी करेगा, जैसे कि ऋषभ कर रहे थे, तो ऋषभ को क्लास से बाहर निकाल दिया, और कम से कम 15 मिनट इनको एंट्री नहीं दी गई है। अगर कोई भी बच्चा इस तरीके की हरकतें करा करेगा तो उनको क्लास से बाहर निकाल दिया जाएगा, उनको क्लास के अंदर नहीं रखा जाएगा बिल्कुल भी। ठीक है ऋषभ, आगे से बिल्कुल अलर्ट होकर बैठना क्लास के अंदर, कि अगर अपने थोड़ी सी भी बदतमीजी आप करोगे तो आपको क्लास से बाहर निकाल दिया जाएगा। तो ये तो हमें पता लगे कि बेलन की परिभाषा लिखी हुई है पहले में। तो दूसरे में देखते हैं क्या लिखा हुआ है। दूसरे में लिखा हुआ है कि व्रत इस बेलन का आधार कहलाता है। यानी कि जो व्रत हमें दिखाई दे रहे हैं, एक व्रत हमें ऊपर दिखाई दे रहा है, एक व्रत हमें नीचे दिखाई दे रहा है, तो हम इन दोनों ही व्रत को क्या कहेंगे, इन दोनों ही व्रत को कहेंगे हम बेलन का आधार। क्या कहेंगे हम, बेलन का आधार। ठीक है, आपको नाम याद रखना है कि ये क्या कहलाते हैं, दोनों व्रत कहलाते हैं बेलन के आधार। ठीक है, चलिए। और फिर आपके पास में एक और चीज दिखाई गई है, यानी कि पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट हो गया। अगर आप तीसरे पॉइंट की बात करो, इन दोनों आधारों की लंबवत दूरी, इन दोनों आधारों के बीच की लंबवत दूरी क्या कहलाती है, बेलन की ऊंचाई h होती है। यानी कि जो हमारे पास में दो व्रत, एक व्रत ऊपर है और एक व्रत हमारे पास में नीचे है, तो इन दोनों के जो ऊपर जो व्रत है और नीचे जो व्रत है, इन दोनों के जो बीच की लंबवत दूरी होगी, यानी कि इन दोनों के बीच की जो हमारे पास में परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी, जो लंबवत दूरी होगी, वो क्या कहलाएगी हमारी, वो कहलाएगी हमारे पास में बेलन की ऊंचाई कहलाएगी, बेलन की ऊंचाई h कहलाएगी। और जो हमें एक चीज याद रखनी है, यानी कि दोनों व्रत की जो त्रिज्या होती है, जो दोनों वृत्तों की जो त्रिज्या होती है बेलन की त्रिज्या, वो r होती है। यानी कि दोनों ही वृत्त की त्रिज्या समान होती है। ऐसा नहीं है कि जो ऊपर वाला वृत्त है उसकी त्रिज्या ज्यादा है और नीचे वाले वृत्त की त्रिज्या कम है। ऐसा नहीं हो सकता कि ऊपर वाले वृत्त की त्रिज्या ज्यादा हो जाए और नीचे वाले की कम हो जाए, ऐसा गलत हो जाएगा। दोनों ही त्रिज्या क्या होनी चाहिए, बराबर। अगर यहाँ पे त्रिज्या का मान 7 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर भी त्रिज्या का मान कितना होगा, 7 सेंटीमीटर ही होगा। दोनों आधार कहलाते हैं दोनों व्रत, और दोनों की त्रिज्या क्या होती है, समान होती है। अगर इतना आप सभी को समझ में आ गया है तो एक बार जल्दी से वाई टाइप करो कि हाँ सर हमें समझ में आ गया है, जल्दी से। ठीक है, चलिए हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब आप लोगों के सामने एक प्रश्न आ गया है, आप सभी लोग इस प्रश्न को देखिए और इसको हल करने की कोशिश कीजिए। हमने कर दिया आपका चैट सेक्शन बंद और हमने कर दिया आपका पोल सेक्शन ऑन। तो आप प्रश्न नंबर 35 को पढ़िए और पढ़ने के बाद में आप इसको हल कीजिए। पोल सेक्शन के अंदर जल्दी से अपना आंसर वोट कीजिए। प्रश्न नंबर 35, यदि वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है तो बेलन की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। यानी कि जो वृत्त हमें दिखाया गया है उसकी त्रिज्या अगर 5 सेंटीमीटर है, तो बताओ बेलन की त्रिज्या कितनी होगी। सभी बच्चे इस प्रश्न को जल्दी से देखेंगे और आपके पास में 25 सेकंड का ही टाइम है कि सभी बच्चे इसको जल्दी से क्या करेंगे, हल करेंगे, और हल करने के बाद में जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे। सभी बच्चे इसको जल्दी से हल करेंगे और हल करने के बाद में जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे। प्रश्न नंबर 35। अब आप लोगों के पास में आखिरी 10 सेकंड है कि सभी बच्चे इसको जल्दी से हल करेंगे और हल करने के बाद में जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे। चलिए, अब आप लोगों के पास में आखिरी 5 सेकंड है। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए, अब आप लोगों का पोल सेक्शन एंड किया जाता है। अब आप लोगों का पोल सेक्शन एंड किया जाता है। बाकी बच्चे जल्दी से कर दो, सिर्फ 2-3 बच्चे रह गए हैं जितने बच्चे हर बार करते हैं। तो फिर से हम कह देते हैं कि आप लोगों के पास में आखिरी 5 सेकंड है। जो बच्चे नहीं कर पाए थे वो जल्दी से कर लीजिए। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए, अब आप लोगों का पोल सेक्शन एंड किया जाता है और अब आप लोगों का चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। अब आप लोगों का चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। तो जिन बच्चों के पास में पोल ऑप्शन नहीं आता, वो जल्दी से जाइए चैट सेक्शन में और अपनी तरफ से बताइए सही आंसर कितना होगा। सागर कुमार के नाम से एक बच्चे हैं, वो कह रहे हैं 10 होगा। चलिए, बाकी सभी का आंसर ठीक है।
चलिए इससे बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर। देखिए, अरे भाई आपको क्या चीज दी गई थी और क्या चीज आपसे पूछी गई है। आपको दिया गया था यदि वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। देखो ये रहा वृत्त, ये रहा वृत्त, और वृत्त की त्रिज्या उन्होंने कह दिया कि 5 सेंटीमीटर है, दिखा भी दिया है। देखो इस वृत्त को ही तो बेलन का आधार बोलते हैं। इस वृत्त को ही तो बेलन का आधार बोलते हैं। अगर ये बेलन का आधार है तो बेलन की त्रिज्या बताओ कितनी होगी। आप कहोगे सर बेलन की त्रिज्या भी कितनी हो जाएगी, 5 सेंटीमीटर, क्योंकि जो वृत्त होता है उसी को बेलन का आधार बोला जाता है। अब वृत्त की त्रिज्या अगर 5 सेंटीमीटर है तो बताओ बेलन की त्रिज्या कितनी होगी। आप कह दोगे सर वो भी 5 सेंटीमीटर ही होगी, क्योंकि वृत्त किसी और का हिस्सा थोड़ी नहीं है, ये भी तो इस बेलन का ही हिस्सा है वृत्त। ये भी कितना हो जाएगा हमारे पास में, 5 सेंटीमीटर। यानी कि विकल्प बी, ऑप्शन बी क्या होगा आपका सही आंसर होगा। आप हमें बताइए, सागर कुमार के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन की है, बच्चे सागर के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन की है, वो हमें जल्दी से कमेंट सेक्शन के अंदर वाई टाइप करके बताओ समझ में आया कि नहीं आया। देखो जो व्रत होता है वो बेलन का आधार होता है। अगर वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है तो आप कह सकते हो कि बेलन की त्रिज्या भी कितनी है, 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, चलिए, तो ये प्रश्न सभी को समझ में आ गया, प्रश्न नंबर 35 35। अब आप लोगों के पास में एक और प्रश्न आ गया है, प्रश्न नंबर 36। तो आप लोगों का चैट सेक्शन किया जाता है बंद, और सभी बच्चे जल्दी से जाइए पोल सेक्शन के अंदर। पहले तो आप इस प्रश्न को हल कीजिए, और हल करने के बाद में जल्दी से आप इसको पोल सेक्शन के अंदर वोट करना। चलिए, प्रश्न नंबर 36 दिया गया कि नीचे दिए गए बेलन की ऊंचाई क्या होगी। आपसे बेलन की ऊंचाई पूछी गई है कि बताओ बेलन की ऊंचाई कौन सी होगी, 4 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर या 13 सेंटीमीटर। बताइए बेलन की ऊंचाई कौन सी होगी। आपको एक आकृति दिखाई गई है, आकृति में कुछ भुजाएं दिखाई गई हैं, 4, 8, 12, 13, और आपसे पूछा गया है कि बताइए इसमें बेलन की ऊंचाई कौन सी होगी। तो सभी बच्चे इस प्रश्न को जल्दी से हल करें, और हल करने के बाद में जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। चलिए बाकी बच्चे भी इसको जल्दी से हल करेंगे, और हल करने के बाद में जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे। अब आप लोगों के पास में आखिरी 20 सेकंड है, क्योंकि आपको इसमें हल तो कुछ नहीं करना है, सारे मान तो सामने रखे हुए हैं, बस आपको पहचानना है कि बताइए कौन सी इसमें बेलन की ऊंचाई है। अब आप लोगों के पास में आखिरी 10 सेकंड है, बाकी सभी बच्चे इसको जल्दी से हल करेंगे, और हल करने के बाद में जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे। और अब आप लोगों के पास में आखिरी 5 सेकंड है, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए अब आप लोगों का पोल सेक्शन किया जाता है बंद, एंड किया जाता है, और अब आप लोगों का चैट सेक्शन किया जाता है ऑन। चलिए सभी बच्चे जल्दी से चैट सेक्शन में जाएंगे जिन बच्चों के पास में पोल सेक्शन नहीं आता है। चलिए अब सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर, क्योंकि इसमें तो बच्चे बहुत गड़बड़ कर रहे हैं। अरे भाई आप हमें बताओ, पूछा गया बेलन की ऊंचाई बताइए क्या होगी। अरे भाई आपसे बेलन की ऊंचाई पूछी गई है। अब जो ऊंचाई होगी, तो अभी तो आपको बताया था कि आपको ये वाली ऊंचाई बतानी होती है बच्चे, ये बेलन की ऊंचाई होती है। ये क्या होती है, बेलन की ऊंचाई होती है। एक ऊपर वृत्त होता है जिसको बेलन का आधार बोलते हैं, एक नीचे वृत्त होता है जिसे बेलन का आधार बोलते हैं। अब जो आपके आधार हैं इनके बीच की लंबवत दूरी, पड़ी वहां सब पड़ी थी, लंबवत दूरी को ऊंचाई कहते हैं। अब लंबवत दूरी का मतलब क्या होता है, देखो उसके अंदर लिखा है लंब, यानी कि जो 90 डिग्री का कोण बनाती है आधार की त्रिज्या के साथ में। आपने कहा सर ये जो 4 सेंटीमीटर है ये कुछ नहीं है, ये बेलन की त्रिज्या है। ये क्या है, बेलन की त्रिज्या। चलो हमें 4 सेंटीमीटर, अब ये 8 सेंटीमीटर कुछ नहीं है, ये बेलन का व्यास है। ये क्या है, आप कहोगे सर ये बेलन का व्यास है, बेलन का व्यास। अब जो आपको 12 सेंटीमीटर दिखाई दे रही है, देखो ये बेलन की ऊंचाई है। क्यों ऊंचाई है, क्योंकि ये त्रिज्या के साथ में 90 डिग्री का कोण बना रही है। अब ये जो 12 सेंटीमीटर आपको दिखाई दे रही है, ये क्या है, ये बेलन की ऊंचाई है। क्यों बेलन की ऊंचाई है, क्योंकि ये त्रिज्या के साथ में 90 डिग्री का क्या बना रही है, कोण बना रही है। ये बेलन की ऊंचाई है 12 सेंटीमीटर। अब ये 13 सेंटीमीटर क्या है सर, ये कुछ भी नहीं है, ये कुछ भी नहीं है। तो बेलन की त्रिज्या समझ में आ गई, बेलन का व्यास समझ में आ गया, और बेलन की ऊंचाई समझ में आ गई। तो बेलन की ऊंचाई कितनी होगी हमारे पास में, सी, 12 सेंटीमीटर। अगर किसी बच्चे का कोई डाउट है,
अगर किसी बच्चे का कोई डाउट है तो वो चैट सेक्शन में टाइप करके पूछ सकते हैं। एक सोनू सिंह के नाम से बच्चा है, प्लीज अगर आपका कोई डाउट है तो आप टाइप कर सकते हो जल्दी से। बाकी सभी को तो समझ में आ गया है? तो सोनू आप एक बात बताइए बच्चे, जब आपको समझ में आ गया है तो आपकी स्क्रीन पे जो हाथ बना आता है तो उसको बच्चे दबाना नहीं होता, या पढ़ने के लिए आना होता है, वो उसको दबाने के लिए खेलने के लिए थोड़ी नहीं आना होता है। मतलब इतने बड़े बच्चे हो गए हैं, हमें ये नहीं समझ में आ रहा है कि बच्चे बड़े हो गए हैं, लेकिन पर उनकी हरकतें वही की वही है, एकदम छोटे बच्चों की तरह। जैसे छोटे बच्चों को सारी चीज बतानी पड़ती है उस तरीके से सारी चीजें आपको बताई जाती है कि ये मत करो। चलिए, देखिए ये आपका होमवर्क है। प्रश्नावली 9.1, प्रश्नावली 9.1 जो कि पेज नंबर 124 पर है। प्रश्न नंबर 1 से लेकर 4 तक आपके होमवर्क के अंदर सवाल है। तो सभी बच्चे अपना होमवर्क करेंगे, और अगर किसी को कोई डाउट रहेगा तो वो पूछ लेंगे। चलिए।